चलिए देखिए, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, तो इस 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व कितना होगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, इसलिए क्या है, आधातु है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका, सॉरी आधातु, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा आधातु है, तो यहाँ पर हीलियम आपका जो है आधातु, इसलिए सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में क्षारीय धातु है, तो हमने बताया था कि जो आवर्तसारी है आधुनिक, उसमें पहला ग्रुप जो है वह आपका क्या है, क्षारीय धातु है। तो पहले ग्रुप में क्या आता है, पोटेशियम आता है। क्या होता है, पोटेशियम। हमने कहा था हलीना की रबड़ी सस्ती और फ्री, ये पहले वाले का सूत्र है। तो आपका इसमें आएगा की आया है, तो की फार क्या हो जाएगा, पोटेशियम, तो के आपका सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, अमलगम होता है, तो अमलगम किसे कहते हैं, तो मिश्र धातु जो होता है वो अमलगम होता है, इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि समुद्र मंथन है, बहुत निचोड़ के लाया गया है। बस इतना तैयार कर लीजिए, आप पास हो जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको, और 20 में 20 पक्का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है, हमको सिर्फ पास परीक्षा नहीं करना, हमको टॉप करना है। अब की बार हम लोगों को 95 पार होना है, अगले बार हम लोग जो है 90 पार हुए थे, अब की बार हम लोग को 95 पार होगा, 95 पार होना है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है, तो C2H6। देखिए असंतृप्त हमने बताया था कि जो आप आके जाके वीडियो में पढ़ लीजिएगा, असंतृप्त वो होता है जिसके जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं संतृप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना, सिंगल बॉन्ड का हमने बताया था सूत्र, आपको क्या करिएगा, 2 का 2 में गुणा कीजिएगा और 2 को जोड़ दीजिएगा, पता चल जाएगा सिंगल बॉन्ड। जैसे 2 दूना 4 और 2 6, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 6 होना चाहिए। तो ऐसे करते चले जाइए, जो कार्बन की संख्या उसका दूना कीजिए, उसमें 2 ऐड कर दीजिए, पता चल जाएगा ये सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड क्या है, संतृप्त है। सिंगल बॉन्ड को छोड़कर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, वो क्या है, असंतृप्त है। तो इसलिए ये फार्मूला इस पे लगाइएगा। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर C2H6 है पहला ये, तो यहाँ पर C2H6 में अगर देखेंगे तो 2 दूना 4 2 6, इसलिए ये क्या है, संतृप्त है, और हमको खोजना क्या, असंतृप्त खोजना है। CH4 संतृप्त है, C2H2 ये आपका असंतृप्त है। यहाँ पर देखिए C2H8, 3 दूना 6 2 8, तो इसलिए भी नहीं सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो हमने जो फार्मूला बताया था उस फार्मूला पे इसको आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2018 23 24 25 में फिर पूछ लेगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। इसमें से कौन सी ऐसी गैस है, धातु है, जो कि अगर जल के साथ, ठंडे जल के साथ क्रिया करा दें तो वो हाइड्रोजन गैस निकालेगी। तो यहाँ पर पोटेशियम आपका सही हो जाएगा। पोटेशियम है जो ठंडे जल के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। चलिए देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखिए देखिए के और H2O से क्रिया करा दीजिए, तो क्या बना लेगा, बताइए क्या बना लेगा, कमेंट में बताइए। हाँ KOH बना लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, KOH और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा के, यहाँ पर सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, प्रोपेन भी सिंगल बॉन्ड वाला लगाइए। प्रोपेन जो भी होंगे क्या है, एन जिसमें जुड़ता है वो क्या होता है, आयन जिसमें जुड़ता है ANE, वो होता है सिंगल बॉन्ड। CH3 और H8, 3 दूना 6 2 8, सही है। CH4
और प्रोपेन में कितने होते हैं? 3 कार्बन होते हैं ना, हमने बताया था। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हाँ ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक, ये रट लीजिएगा, हमने वीडियो में बता दिया गया। अगला देखिएगा, प्रोपेनल है, प्रोपेनल, प्रोपेनल का सूत्र यहाँ पर पूछ लिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, C3H5O, ये आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2022 में पूछा गया बोर्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी गलत है, ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। वी ऑप्शन C3H6, 3 दूना 6 दूना सही है। ये आपका यहाँ पर वी ऑप्शन सही होगा, डी गलत है। ठीक है, रॉन्ग है डी, ये गलत है, ये सही है। चले अगला देखेंगे। एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम हमने इसमें बताया था कि आल जुड़ता है, और आल क्या होता है जब हिंदी में बनता है तो उसके किसमें परिवर्तन होता है? नाल में परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? एथिल, एथिल मतलब 2 है तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल, एथेनॉल, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एथेनॉल होगा, एथेनॉल। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। तो फिर वही क्वेश्चन पूछा, हमने कहा था असंतृप्त क्या होगा? जो 2 को फॉलो नहीं करेगा। 2 दूना 4 प्लस 2, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दूने से कार्बन का दूना कीजिए, उसमें 2 जोड़ दीजिए, और उतनी हाइड्रोजन की अगर संख्या आ रहा है तो वो संतृप्त है, अन्यथा सब असंतृप्त है। तो यहाँ पर C2H2 ये आपका असंतृप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला हमसे पूछा है, नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में आबंध होगा, तो कौन सा आबंध होगा? तिर आबंध होगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे, हम आपका टाइम कम लेना चाहते हैं, आपकी तैयारी ज़्यादा कराना चाहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में समजातीय सीढ़ी है, तो समजातीय सीढ़ी आपका देखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, C3OH तथा C2H5OH। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, C6H6 में C परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? आप सबको पता होगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक परत पराबैंगनी कीड़ों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? सबको पता है वो ओजोन है। ओजोन का फार्मूला क्या है? तो O3 है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ओजोन है, फार्मूला क्या? O3 है। चलिए अगला देख लेंगे। निम्न में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? तो आपको पता है फ्रीज में गैस पाई जाती है, फ्रीज से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका ऑप्शन जो है ये सही है। ये कहाँ पाई जाती है गैस? तो फ्रीज में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला हमसे एक रिएक्शन दिया है और पूछा है, देखिएगा, FeO3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Fe। यहाँ पर हमसे पूछा, ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? या एक अपक्रिया और दिया है उसी का, Zn + H2SO4, ZnSO4 + H2O। समझ लीजिएगा कौन सा अपक्रिया है। देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि वह अपक्रिया जहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या समूह से विस्थापित करके उसकी जगह पर स्वयं आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? विस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। देखिए Zn जो है, Zn यहाँ पर H2SO4 है, हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर सल्फेट के साथ, SO4 के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ पर देखेंगे तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन उत्पाद में देखेंगे तो इसके साथ जिंक जुड़ जा रहा है। इसका मतलब जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए उसको उसके यौगिक से क्या किया? विस्थापित कर दिया और उसकी जगह पर अपने चलाया। इसलिए आपका यह क्या हो जाएगा? विस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है। ओके, चलिए अगला देखेंगे।
अगला क्वेश्चन हमसे दिया, फिर रिएक्शन दिया है, कहा है 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y 2FeCl2 H2SO4 प्लस 2HCl, इसके जगह पर कौन आएगा? तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि समीकरण को कैसे संतुलित करें। तो समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा, पता चल जाएगा इसके जगह पर कौन आएगा। समीकरण को आप जो है संतुलित करके देख लीजिएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए Fe यहाँ पे है, Fe जो है यहाँ पर है 2, और इसके बाद यहाँ देखेंगे Fe2Cl3, यहाँ पर देखेंगे Cl3 कहाँ है, 3 दूना 6 Cl है, यहाँ पर देखेंगे Cl। वैसे पहले तत्व को देख लीजिए, अभी तो आपको संतुलित नहीं करना है तत्व से हमको मतलब। Fe यहाँ पे, Fe यहाँ पे है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी Cl है उत्पाद में, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, लेकिन देखिएगा SO4 यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर S नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, SO2 आना चाहिए। क्या हो जाएगा, SO2, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अभिकारक में देखेंगे SO2 नहीं है, उत्पाद में SO4 है। यहाँ पर समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। हमसे पूछा निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। देखिए 2016, 19, 22, 24, 2019, 20, 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए। और हमने जो अगला वीडियो आपको पढ़ाया, अगला हमारे जो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा आपको समीकरण IUPAC नाम कैसे लिखें, तो वहाँ से IUPAC नाम लिखना सीख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप जो है नाम लिख लीजिए। हम आंसर भी दे दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसका नीचे आंसर भी है, तो आंसर भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो उससे अपना मिलान कर लीजिएगा, वहाँ से समझ लीजिएगा। चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम प्रवेश कर चुके हैं। बायोलॉजी से हमसे पूछा है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के बिना स्वापोषी जो होते हैं, स्वापोषी मतलब जो हरे पौधे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो होंगे स्वापोषी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए तभी तो हरा रहेगा। इसके बाद सूर्य की प्रकाश चाहिए, बिना सूर्य के प्रकाश का भोजन नहीं बना पाएगा, इसलिए डी ऑप्शन उपरयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ओके। चलिए डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विषमपोषी है? विषमपोषी, विषमपोषी कौन सा है? देखिए विषमपोषी, तो यहाँ पर विषमपोषी का मतलब ऐसा पदार्थ जो दूसरे पर आधारित होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उसको कहते हैं विषमपोषी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है मनी प्लांट आपका विषमपोषी है, अपना भोजन स्वयं, गलत लिखा है यहाँ पर, स्वपोषी होना चाहिए, ठीक है, स्वपोषी होना चाहिए। तो इसलिए चलिए मनी प्लांट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। देखिए पीता क्रीम परपोषी है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यहाँ पर होना चाहिए विषमपोषी, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा। निम्न में से कौन विषमपोषी नहीं है? कौन विषमपोषी नहीं है, तो सही है, मनी प्लांट आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, इसके लिए सॉरी, पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, नहीं को नहीं देखा था, इसलिए सॉरी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, मनी प्लांट। मैंने कहा ना आपको स्वपोषी होना चाहिए, क्योंकि और सब विषमपोषी तीनों ऑप्शन है, तो इसलिए चलिए इसमें पूछा विषमपोषी नहीं है तो मनी प्लांट सही है तब भी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है, हेल्थी मैन, तो 120 से 80, 120 से कितना होता है, 80 होता है, इसलिए आपका 120 से 80 कहाँ पे है, बी ऑप्शन सही है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न
पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? जल और खनिज लवण हमने बताया था कि जो पौधे होते हैं हरे, उसमें दो ऊतक पाए जाते हैं, परिवहन ऊतक, और उस परिवहन ऊतक में एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। जाइलम का काम है जल का परिवहन करना और फ्लोएम का काम है भोजन का परिवहन करना। तो हमसे पूछा पत्तियों में जल एवं खनिज का परिवहन करता है, जाइलम कहाँ पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है। जड़ से ही जल तो पौधों में जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका जाइलम सही हो जाएगा। देखेंगे जाइलम कहाँ पर है, या तो देखिए यही क्वेश्चन एक तरह से और पूछा है हमको 2018, 25, 23, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? क्वेश्चन वही है, उत्तर वही है। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जाइलम सही हो जाएगा। फ्लोएम का काम क्या है? तो फ्लोएम पौधों में भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाइलम सही है। भोजन पूछा होता तो फ्लोएम सही हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा है पादप में जाइलम उत्तरदायित है। फिर वही क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिए, ये 2026 में आया हुआ है, इस पे मोहर लगा दीजिए 2026 का, मेरा 100% गारंटी है। पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है, तो परिवहन ऊतक में जाइलम जरूर पूछेगा, बिना सोचे समझे आप मार दीजिएगा जल के वाहन में। तो परिवहन है, जाइलम क्या करेगा? जल का वाहन करेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जल के ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला हमसे पूछा गया है निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील हमने बताया था कौन सा विटामिन है, आपको बताया था कीड़ा और बीएससी। क्या बताया था? कीड़ा और बीएससी। कीड़ा क्या होता है ध्यान दीजिएगा, कीड़ा अगर जल में गिर जाए तो तैरेगा, कीड़ा जल में गिर जाएगा तो तैरेगा, और वसा में गिरेगा तो डूब जाएगा। तो कीड़ा का स्पेलिंग क्या होता है? KEEDA। ठीक है, KEEDA। तो KEDA जो है वसा में घुलनशील है। बाकी आपका BSC हमने बताया था, तो BSC कौन है? विटामिन जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने पढ़ाया था। BSC ऐसे लिखा जाता है, यस को हमने कहा था एंड में परिवर्तन कर दीजिएगा। तो B एंड C आपके जो होंगे जल में घुलनशील होंगे, क्योंकि BSC वालों को मेहनत करना पड़ता है भाई, साइंस कठिन शब्द है, सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको तैरने का टाइम नहीं मिलेगा नदी में नहाने जाने का, इसलिए उनको तैरना नहीं आता है, इसलिए जल में ही अगर जाएंगे तो डूब जाएंगे, इसलिए BC जो होगा जल में डूब जाएगा। चलिए घुलनशीलता है, जूड़ा जल में घुलनशीलता है, तो आपका BC, तो B ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए B ऑप्शन सही है। आप विटामिन जाके पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे हमने बहुत ही आसान तरीके में बताया, विटामिन से होने वाले रोग भी बताया है, हमारे अगले वीडियो में है, जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे। हमसे पूछा है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हीमोग्लोबिन किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो श्वसन में। तो यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, श्वसन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है निम्न में कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ATP, एडेनोट्राइफास्फेट, एडेनोट्राइफास्फेट इसका पूरा नाम होता है। ATP इसका पूरा नाम क्या है? एडेनोट्राइफास्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला पूछा मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो पता है पाचन की शुरुआत मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि आप खाते हो, इसमें क्या आता है? हाँ लार आता है। लार क्या करता है? उसको लुगदी में परिवर्तन करता है। चबाते हो तो क्या होगा? पचेगा ना, तो लार मिलेगा तो उसको क्या करेगा? पचाने का काम करेगा। इसलिए यहाँ से पचना ही, भोजन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, ना कि आमाशय में जाकर पचता है। तो पचना आपका मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, इसलिए A ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमसे पूछा गया तंत्रिका तंत्र से ले लिया, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो जो तंत्रिका तंत्र होती है उनके बीच में जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, B ऑप्शन सही है, सिनेप्स कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन के लिए, उपयुक्त सभी।
तो देखिए सोचने के लिए भी उत्तरदायित्व है, हृदय गति के लिए भी उत्तरदायित्व है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी दायित्व है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सभी के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमसे पूछा गया थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, अब तो बता देंगे ना, कमेंट करके बताइए कौन सा रोग होता है। हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से गीगा रोग होता है। कौन सा रोग, गीगा होता है, गीगा रोग होता है। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ऑप्शन ए सही है, गीगा। चलिए अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है जनन से पूछा है। अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है, सबको पता है, किसमें, ईस्ट में और हाइड्रा में, ईस्ट में और हाइड्रा में। तो ए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। अगर हाइड्रा होता तो हाइड्रा भी सही होता। ठीक है, ईस्ट में, बी ऑप्शन सही है। ईस्ट की जगह पे हाइड्रा देगा तो हाइड्रा पे मारिएगा, हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा होता है जनन। अगला प्राकोष में होते हैं, निम्न में से कौन सा प्राकोष के अंदर बनता है। पूछा प्राकोष के अंदर क्या बनेगा भाई बताइए। हाँ, प्राकोष में क्या बनेगा, परागकण बनेगा। कमेंट करके बताते रहिए क्या बनेगा, परागकण। वीडियो कैसा लगा आपको इसको भी कमेंट कीजिएगा, गारंटी है इसको पढ़ के जाइए, वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आने वाला, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो परागकण, परागकोश में क्या बनता है, तो परागकण पूछा बनता है। जो भी क्वेश्चन है सब बोर्ड के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% गारंटी हमारा। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपकी परीक्षा की तैयारी हो जाए, वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आप जो है 95% से एबव आ जाए, ये हमारा शुभकामना है। चलिए तो कौन सा अगला है, पुष्प का जनन अंग क्या है। तो जनन अंग पुष्प का तो वह है जायांग। क्या है, जायांग है। तो जायांग यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पूछा, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, नहीं और हाँ में तो कंफ्यूजिंग होता है। नहीं पूछा है, देखिए अंडाशय है ना, गर्भाशय है ना, डिम्बाइनी है ना। डिम्बाइनी का मतलब क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब। क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब। इसका 3 नाम देखिए, फ्लोपियन ट्यूब, डिम्बाइनी, अंडवाहिनी, इसको ये भी कह सकते हैं। यहाँ पर शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका जो होता है पुरुष में पाया जाता है, जो स्पर्म है। ठीक है, तो ये आपका टेस्टिस है, टेस्टिस से जुड़ा है, टेस्टिस में, तो ये आपका हो जाएगा शुक्रवाहिका, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला देखेंगे, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है किसके द्वारा। तो मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। फ्लोपियन ट्यूब क्या है, फ्लोपियन ट्यूब, अगर देखिए यहाँ क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यूटस में नहीं होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, मतलब निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में बताएंगे। ठीक है, अंडाशय, अंडा कहाँ बनते हैं, अंडाशय में। वृक्क कहाँ है, वृक्क तो उत्सर्जी अंग है। ठीक है, वृक्क क्या है, उत्सर्जी अंग है। और प्लेसेंटा क्या है, ये भोजन प्राप्त करने वाला, भ्रूण को भोजन देने वाला भ्रूण पोष है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही हो गया। अगला देख लेते हैं, आनुवांशिक से पूछा है, जनमंडल का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। पूछा, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग किया था, या मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। तो किस पौधे पर किया था, तो बताइएगा किस पौधे पर किया था। 2023-24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 में 100% चांस है कि ये पूछेगा। तो मटर के पौधे पर किया था। कहाँ किया था, तो अपने स्वयं बगीचे में किया था। मटर को ही क्यों चुना था, क्योंकि इसकी जल्दी से वो पता लगा लेते थे, ये जल्दी हो पक जाते हैं और कई पीढ़ी का अध्ययन कर लेते थे। चलिए, उद्यान मटर अप्रभावी लक्षण क्या था,
तो उद्यान मटर में जो प्रयोग किए थे उसमें अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार बीज था। क्या था? झुर्रीदार। स्वतंत्र अपयूहन का नियम आप पढ़ेंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा वी ऑप्शन। द्विसंकर क्रॉस पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। एक संकर का अर्थ आजस प्रारूप होता है। आपको बताया था कि फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बताइए? जिसमें बाह्य लक्षण का देखा जाता है वो फिनोटाइप होता है, और जिसमें अंदर के अक्षर लक्षण को देखा जाता है वो क्या होता है? जीनोटाइप होता है। तो यहाँ पर जीनोटाइप इसका क्या आया? एक द्विसंकर क्रॉस का क्या आया था? तो 9:3:3:3:1 आया था। इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान, सबको पता होगा। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, कितना होता है? कमेंट करके बताइए कितना होता है। तो ये होता है आपका XY, ये पुरुष का है, और XX जो है ये मादा का है। XX मादा का है, ठीक है। यहाँ पर XY पुरुष का है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो ये RR राउंडेड शेप, RR, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमसे पूछा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है, दर्पण लेंस संभवतः क्या होगा? तो ये देखिए दोनों हो सकता है, अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोनों अवतल, क्या होगा? दोनों अवतल। सॉरी, उत्तल मैंने गलत बता दिया, नहीं हुआ था और थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर दोनों अवतल सही है, ठीक है। हमने देखा नहीं कि दोनों उत्तल भी ऑप्शन दिया, इसलिए यहाँ पर दोनों अवतल ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं? तो ये आपका कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला देखेंगे। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो कहाँ रखना पड़ेगा? तो इसको हमको फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखना होगा, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला प्रश्न, अगला पूछा है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? तो सबको पता है, रेटिना दृष्टि पटल पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एक सामान्य आँख वाले व्यक्ति के लिए किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख पाना संभव है यदि वस्तु की दूरी आँख से सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होता है। तो क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन सही होगा। 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला हमसे पूछा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है या श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा? तो ये तो फेमस है, लाल रंग के लिए न्यूनतम होगा, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। लाल रंग के लिए, किस रंग के लिए? तो लाल रंग के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, 22, 23, 24, 25 और 26 में भी पूछेगा, इसलिए इसको रट लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। प्रिज्म से
श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। या तो इस अगला पूछेगा इस तरह से या इस तरह से पूछेगा। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम जो कि प्रकाश किरण का रंग होता है तो कैसा होता है, तो बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ए ऑप्शन आपका सही है, बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए उत्तल लेंस नहीं, उत्तल लेंस नहीं, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो कौन सा लेंस, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए तो क्या प्रयुक्त होता है, लेंस प्रयुक्त होता है, इसलिए अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में, डी ऑप्शन सही है। किस में होता है, निर्वात में होता है, डी ऑप्शन सही है। अगला है, कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है तो किस में होता है, बैगनी रंग में जो होता है ये अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर आपका बैगनी रंग, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अक्षर क्लियर नहीं हम पढ़ दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, तो ये होता 1:4 होगा। 1:4 होगा, तो 1:4 कहाँ, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है तो किसका होता है, टंगस्टन का होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत शक्ति P का सही सूत्र क्या है, तो सही सूत्र P बराबर I²R है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है तो वाट होता है, सबको पता है, इसलिए वाट, वी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। क्या होगा, वाट होगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त प्रतिरोध कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 50 वोल्ट। कितनी होती है, 50 वोल्ट, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। सॉरी 50 वोल्ट नहीं, 50 वाट, यहाँ पर वाट से पूछा गया ना, 50 वाट होगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। कितना होगा, बहुत अधिक, क्या होगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका नहीं, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए अगला, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो n गुना बढ़ जाता है, n गुना यहाँ पर बढ़ जाता है, ये ऑप्शन सही है, n गुना बढ़ता है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन एक पारितंत्र का जैविक घटक है, तो हरे पौधे हैं, हरे पौधे हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला देखेंगे, वायुमंडल के ऊपर सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाले किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन गैर जैव निम्नकणीय पदार्थ है, तो प्लास्टिक थैली जैव निम्नकणीय पदार्थ का मतलब होता है कि जो आसानी से विघटित हो जाएं
और अजैवनिक का मतलब होता है जो आसानी से विघटित ना हो, अर्थात उनका पुनः चक्रण किया जाए। तो ये प्लास्टिक है जो कि आपका जो है इसमें देखिए सड़ता नहीं है, ना तो टूटता है उकड़ता है, इसलिए इसका जो है वो ऐसे को ऐसे बना रहता है। इसका पुनः चक्रण किया जाता है, इससे नए पुनः जो है नए पदार्थ बनाए, नए प्लास्टिक बनाए जाते हैं। इसी को कहते हैं पुनः चक्रण। निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? तो बगीचा। बगीचा क्या है? कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनता है? स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। देखिए आगे क्वेश्चन है रेटिना पे, ये भी है क्वेश्चन, रिपीट हो गया वही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं है। इसको देखिएगा, आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु, ये भी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है? 25 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर कहाँ पर है? ए ऑप्शन सही है। वेरी गुड। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। आप लोग अच्छे अच्छे नंबर से पास करें, आपकी तैयारी पे हम जुड़ चुके हैं, आप भी तैयार हो जाइए। हमारा नारा है अब की बार 95 पार, 95 पार एबव जाना है। आप लोग कमेंट में भर के ज़रूर बताइएगा आप लोग 95 से एबव जाना चाहते हैं या नहीं। अगर जाना चाहते हैं तो अभी से तैयारी पर लग जाइए। कम से कम 1.5 घंटा रिवीजन करना प्रतिदिन जरूरी है। जब 1.5 घंटा आप प्रतिदिन रिवीजन करेंगे तभी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं 95 पार, अन्यथा पार नहीं हो सकते हैं। तो प्रतिदिन आपको 1 से 2 घंटा पढ़ना जरूरी है रिवीजन के लिए। धन्यवाद।